हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा। और चलिए आज का सेशन यानी 21 फरवरी का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। सो किस कंट्री ने हाल ही में होस्ट किया है म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? सो इसको होस्ट करता है जर्मनी। इसका एक ही होस्ट सिटी रहेगा। कौन है वो? जर्मनी है। जर्मनी इसको होस्ट करता है एवरी ईयर। जर्मनी का ही इवेंट है ये म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। सो इसकी बात कर लेते क्या है ये। सो द म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल, म्यूनिच जर्मनी में है। कब बनी थी? 1963 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। ठीक है। मेजरली क्या काम करती है, तो इसका जो एम है वो है डिस्कसिंग एंड शेपिंग ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज को शेप देना और उस पे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस एनुअली कहाँ पर होती है? म्यूनिच जर्मनी में, एज अ म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। सो अभी 2023 में ये डन हुई है। कहाँ पे? म्यूनिच जर्मनी में। इसलिए ये न्यूज में रही थी। अगर यहाँ के चेयरमैन की बात करें तो जो चेयरमैन है वो है वॉल्फगांग इशिंगर। वॉल्फगैंग इशिंगर यहाँ के चेयरमैन है। किसके? म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल के। सो इवेंट यानी जो होस्ट किया उसमें मेन फीचर पॉइंट क्या रहे कि मेन फीचर पॉइंट ये रहे कि जो मेजर फोकस था वो कौन सा मुद्दा रहा? सो मेजर फोकस रहा यूक्रेन रहा। आफ्टर यूक्रेन वॉर, यूक्रेन ही म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए मेन फोकस रहा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि रशिया ने इस बार इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, वरना हर साल रशिया इसमें इन्वॉल्व होता है। बट इस बार रशिया की तरफ से कोई कंट्री मेंबर म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है। सो यूक्रेन जो वॉर था वो कब स्टार्ट हुआ था? 2014 से अपन बोल सकते हैं कि 2014 में जो रशिया है उसने अनेक्स किया था किसको? यूक्रेन के क्रीमिया को। यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, उसको फोर्सफुली अनेक्स कर लिया था, प्रीवियस पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो 2014 से ही यूक्रेन के वॉर के जो सिम्टम्स थे वो स्टार्ट हो चुके थे। सो आप सिंपल से ध्यान रखिए, म्यूनिच सिक्योरिटी कौन से सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सिक्योरिटी लेवल रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊं जो काम करता है ग्लोबल सिक्योरिटी पर, तो वो है इंटरपोल, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा लियोन, फ्रांस में मिलेगा। 1923 में ये बना था और यूएन ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था एज अ सिक्योरिटी काउंसिल इंटरपोल। कब? 1971 में यूएन ने। एक्चुअल में जितनी भी कंट्रीज की पुलिस है उनका कनेक्शन इंटरपोल के थ्रू होता है। टोटल इसके अगर मैं मेंबर कंट्री बताऊं तो 194 मेंबर कंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते। So here is our next question. Kuno National Park. Kuno National Park, which was seen in the news, is in which state? So Kuno National Park ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। बस क्यूनो नेशनल पार्क 2023 में, 2022 में इसीलिए फेमस रहा क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं चीता। चीता से जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। सो हाल ही में 12 और चीते लाए गए हैं। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क पे। और कहाँ से लाए गए हैं इस बार? इस बार लाए गए हैं नामीबिया से। इससे पहले लाए गए थे 8 चीता। वो कहाँ से लाए गए थे? साउथ अफ्रीका से, जिसमें से एक का नाम था आशा। क्यूनो नेशनल पार्क अगर हम देखें तो सबसे पहले जब ये एस्टेब्लिश हुई थी 1981 में, ये एस्टेब्लिश हुई थी एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर ये बनी थी और 2018 में इसको दर्जा मिला किसका? नेशनल पार्क का। अब यहाँ पे चीता की बात हो ही रही है तो चीता से रिलेटेड इंडिया के फैक्ट बात कर लेते। तो देखो, भारत में 1947 में जो लास्ट चीता था वो पाया गया था डेड। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और 1952 में इंडिया ने अनाउंस कर दिया था एक्सटिंक्शन ऑफ चीता, यानी एक्सटिंक्ट हो चुका है कौन? चीता। कहाँ से? इंडिया से। सो 1952 के बाद चीता इंडिया में नहीं रहा। चीता के लिए जो डे बनाते हैं हम 4 दिसंबर को बनाते हैं, चीता डे। और एक इंटरनेशनल टाइगर डे भी होता है
तो चीता अगर चल ही रहा है न्यूज में तो ये अदर इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। और हाल ही में इंडिया का तो 53rd और यूपी का 4th टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा, रानीगंज। और एक और था कि इंडिया का तो 33rd और यूपी का 2nd एलिफेंट रिजर्व बना था, तराई। ठीक है, तो ये हो गई इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है, हमारी जो नेशनल पार्क की सीरीज चल रही है। मैंने केरल के नेशनल पार्क आपको बताए थे, राजस्थान के बताए थे, और आज आया मध्य प्रदेश का नाम। सो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा, संजय, माधव, वन विहार, पेच, पन्ना, फॉसिल एंड कूनो नेशनल पार्क। सो ओवरऑल ये 10 नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन इन इंडिया एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट। सो हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा स्टेट और यूटी है जो कि मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है इंडिया में, यानी मोस्ट क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजर में है। तो पहले कौन है, आंसर होगा इसका बिहार। अच्छा, पहले जो रिपोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट का नाम है XDI's ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट है, कौन किसने पब्लिश किया। सो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है क्रॉस डिपेंडेंट इनिशिएटिव। सो ऑस्ट्रेलिया का ऑर्गेनाइजेशन है क्रॉस डिपेंडेंट इनिशिएटिव और XDI, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। एनुअल रिपोर्ट है ये। क्या करती है ये, तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है assesses the potential economic impact of climate change on country। सो क्लाइमेट चेंज का कंट्री पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसके पोटेंशियल को ये डिटरमाइन करती है। और इस रिपोर्ट में जो मेजर फीचर पॉइंट थे वो ये थे कि जो वर्ड्स इफेक्टेड कंट्रीज है, जो वर्ड्स इफेक्टेड है वो कौन कौन है, तो इंडिया, चाइना एंड यूएस, ये 3 मेजर कंट्री है जो क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन में आती है। और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इंडिया में भी जो मोस्ट है वो है बिहार, और उसको रैंकिंग मिली है उसी के अकॉर्डिंग 22 रैंक। ठीक है, ओवरऑल इंडिया से 14 स्टेट्स आए हैं जिसको टॉप 100 वल्नरेबल क्लाइमेट रीजन में इंक्लूड किया गया है, जिसमें 22nd नंबर पे कौन है, बिहार है। इसके बाद यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब भी इन्वॉल्व है। और अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब केवल क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन होने के कारण, क्लाइमेट डेंजर के कारण जो वर्ल्ड है वो अप्रोक्स 23 ट्रिलियन लॉस कर सकता है 2050 तक। सो ये रिपोर्ट की जितने भी पॉइंट है ये अप्लाइड है 2050 तक। ठीक है, तो 23 ट्रिलियन इकोनॉमी का लॉस हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे। और इंडियन लेवल पे अगर बात करें तो 10.5 ट्रिलियन लॉस बाय 2050 फॉर इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट वनरेबल रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ECDNA which are recently found by the scientists as helping agents for cancer to spread। सो हाल ही में एक टर्म आई है ECDNA जो कि कैंसर को फैलने के लिए एक हेल्पिंग एजेंट है, साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है। तो क्या है ये ECDNA, सो ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी ECDNA। सो हाल ही में जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक डिस्कवरी की, एक न्यू फैक्टर की जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैंसर के लिए, दैट कैन कॉज कैंसर। एक्चुअल में होता क्या था कि कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन था वो था ऑन्कोजेंस, था ऑन्कोजेन प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल था कैंसर। लेकिन हाल ही में जो रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि ये जो ऑन्कोजेन प्रोटीन है ये भी किस में होता है, ये होता है ECDNA में, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में होता है ऑन्कोजन, यानी ऑन्कोजन पार्ट है ECDNA का जो कॉज है फॉर द स्प्रेड ऑफ कैंसर। सो साइंटिस्ट को एक नई टर्म मालूम चली है कैंसर के लिए,
जो कि रिस्पॉन्सिबल है ECDNA। सो इससे आने वाले फ्यूचर में हेल्प मिलेगी न्यू टेक्निक्स और न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू थेरेपीज को डिस्कवर करने के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट में और थेरेपीज में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैंसर की बात हो रही है तो वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते हैं 4 फरवरी को बनाते हैं। अभी हाल ही में हमने 4 फरवरी को बनाया था वर्ल्ड कैंसर डे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? UICC, यानी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करती है वर्ल्ड कैंसर डे को। कैंसर के कुछ टाइप है, साइंस के टर्म्स है जो काफी प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं PYQ में। एक है ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया कैंसर जो किस में होता है? ब्लड एंड बोन नैरो में। ठीक है। सो ल्यूकेमिया फॉर ब्लड एंड बोन नैरो कैंसर। एक होता है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा जो कैंसर होता है वो है स्किन का कैंसर है। एक है लिम्पोमा। सो जो लिम्पोमा है कैंसर है वो किसका है? लिम्पेटिक लिम्पेटिक सिस्टम का कैंसर है। सो बेसिकली ये 3 कैंसर, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा एंड लिम्पोनोमा। आगे बढ़ते। So here is our next question. Which city is the host of the first ever G20 Culture Working Group CWG meeting? So here one more G20 meeting and that is Cultural Working Group meeting. कौन करेगा इसको होस्ट? तो ये कर रहा है खाजुराहो। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्या एम रहेगा इस मीटिंग का? तो इस मीटिंग का जो मेन एम है वो है फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग कल्चरल प्रॉपर्टी, यानी कल्चरल प्रॉपर्टी पर फोकस करना है, उनके प्रोटेक्शन पे और उनके रिस्टोरेशन पे। कब तक? बाय 2030 तक, है ना। सो उसके लिए ये मीटिंग को होस्ट किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खाजुराहो में। मेन फीचर पॉइंट इसका ये है कि इसमें ऐसे 25 आर्टिफैक्ट्स को बताया जाएगा जो कि भारत से क्या हो चुके थे? खत्म। लेकिन भारत ने उसे क्या कर लिया? वापस से रिगेन कर लिया। यानी ये जो 25 आर्टिफैक्ट्स है ये भारत से क्या हो चुके थे? खत्म। और अगेन इसको क्या कर लिया गया है? रीस्टोर। तो मेन 25 आर्टिफैक्ट्स को फीचर किया जाएगा इस इवेंट में। ठीक है। इससे पहले एक इवेंट हुआ था ग्लोबल टेक समिट, जो कि कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। करंट में जो होस्ट सिटीज रही है उसका रिवीजन कर लेते हैं। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के स्पेशल नेगोशिएशन राउंड ऑन 3 ऑफ द 4 पिलर। कौन सा कंट्री इसका होस्ट रहा? इंडिया। ठीक है। किसके लिए? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 23? कर्नाटका ने होस्ट किया था। UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 को ये किया था, कनाडा ने किया था, मॉन्ट्रियल में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग? G20 की जो फाइनेंस सेंट्रल बैंक मीटिंग हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी। नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये किया था, वाराणसी ने किया था। एंड विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? इसको किया था मुंबई ने। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो ये कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और एक साइंस वाला वो कहाँ पर हुआ था? भोपाल में। एंड विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 23? रोम था ओपनिंग सेरेमनी के लिए। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? फिजी था। ठीक है। आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2023? एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल सिक्योरिटी रिपोर्ट, और किसने करी है? ये इसको करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, जिसका अभी हाल ही में 2020 में एडिशन हुआ था। कहाँ पर? डावोस, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट रिलीज करता है, कौन सी? ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है? तो इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है। क्या वार्निंग दी गई है? अबाउट साइबर अटैक्स, कि साइबर अटैक्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉज अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट इन द कमिंग 2 years। यानी ऐसे साइबर अटैक्स जो कि क्या रहे हैं? अद्वितीय, अगले 2 सालों में होने वाले अद्भुत साइबर अटैक्स के बारे में वार्न किया गया है ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट के थ्रू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें हम, 1971 में इसको बनाया गया था। चेयरमैन अगर इनकी बात करें तो इसके चेयरमैन है क्लाउच
एस, और नेक्स्ट जो इसका एडिशन होगा 2023 में उसको होस्ट करेगा सिंगापुर। ठीक है। और एक रिपोर्ट और ध्यान रख लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट और पब्लिश करता है, कौन सी है? द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसको भी कौन पब्लिश करता है? WEF। ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट की बात आई चुकी है, तो हाल ही में जो रिपोर्ट्स रही है हम उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो रिपोर्ट आई थी बाय सेव द चिल्ड्रन, विच कंट्री इज द अमोंगस्ट द मोस्ट हंग्री कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो अमोंगस्ट द मोस्ट हंग्री कंट्री इज अफगानिस्तान। ठीक है। एंड as per a recent report by CoinSwitch, which Indian city leads the country with highest crypto adoption? So ये है दिल्ली रहा है। और एक रिलीज इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की थी 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट आई थी इस नेम से किसने रिलीज की है? वर्ल्ड बैंक ने करी है। हु इज द चेयर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट विच लेड द रिपोर्ट COVID-19 पैंडमिक? PP चौधरी। एंड विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट कोल 22 एनालिसिस एंड फोरकास्ट? तो ये करिए IEA ने। एंड what is the rank of India in the global ranking in scientific publication as per NSF Science and Engineering Indicators 22 report? So third ranking रही है इंडिया की। And which institution released a report which stated that curbing air pollution in India needs effort across South Asia? So World Bank ने। और as per a research total number of digital transaction ये 350 million था। और वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट WHO ने की। ठीक है। So next question है what is 2011 AGS which was seen in the news? So एक टर्म है 2011 AGS जो कि न्यूज में है। क्यों? तो देखो ये था एक एस्ट्रॉइड था। ठीक है। 2011 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसकी डिस्कवरी ही 2011 में हुई थी। एस्ट्रॉइड है और लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कैटेगरी में आता है। और क्यों रहा अभी ये न्यूज में? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि अभी फिलहाल 5 फरवरी को ये सेफली पास हुआ है। कहाँ से? अर्थ के एटमॉस्फेयर से अप्रोक्स कितने डिस्टेंस पर? 1.8 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस से अर्थ के पास में से ये निकला है एस्ट्रॉइड 2011 AGS। अगर इसके अपन साइज देखें तो 1600 फीट इन लेंथ में है ये, और 500 फीट इसकी विड्थ है। सो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड था। अभी 5 फरवरी को पास हुआ है अर्थ के सरफेस से, एटमॉस्फेयर से, इसलिए ये न्यूज में रहा। ठीक है। तो ध्यान रखिए एस्ट्रॉइड 2011 AGS 2011 में इसकी डिस्कवरी हुई। आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 23 वाज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट? तो इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु के स्टेट से। सो एक्चुअल में ये एक इवेंट हुआ था लॉन्चिंग इंडियाज यंग साइंटिस्ट इनटू स्पेस। यानी मिशन है इसके लिए। क्या मिशन था? कि अप्रोक्स 5000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द ग्रेड 6 to 12th अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन। यानी सैटेलाइट के फॉर्मेशन के लिए 5000 स्टूडेंट्स ने, जो कि 6 to 12 तक के ग्रेड्स के हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था PICO सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए। और फिर इसी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत, इसलिए ये न्यूज में रहा। ठीक है। दैट्स वाई ये हो गया लॉन्चिंग इंडियाज यंग साइंटिस्ट इनटू द स्पेस। इसके लिए जो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है? सो मार्टिन फाउंडेशन, एक तो ये नाम आएगा, एक है डॉक्टर APG फाउंडेशन, और स्पेस जोन। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये मिशन कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट फॉसिल फ्यूल रिलेटेड आइटम्स contributed to what percent of India's annual inflation rate? सो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग जो फॉसिल फ्यूल रिलेटेड आइटम्स है लाइक कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो इंडिया के एनुअल इन्फ्लेशन रेट में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? तो वो करते हैं 20% कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज एनुअल इन्फ्लेशन रेट। सो हाल ही में क्या आई थी? रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी? फॉसिल फ्यूल बाय कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, फॉसिल फ्यूल रिलेटेड रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि जो इंडिया है उसमें फॉसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है एंड इंडियाज के एनुअल इन्फ्लेशन रेट पे वो 20% है। और इसी से
इन्फ्लेशन से जो फॉसिल फ्यूल्स का रेट है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट एंड हाउस होल्ड एनर्जी। ठीक है, सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है एनुअल इन्फ्लेशन रेट में कितना रोल है, 20% का रोल है। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरालू आर्कियोलॉजिकल पार्क इज a heritage area located in which state or union territory? सो मेहरालू आर्कियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? सो ये है दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। सो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, ध्यान रखिए आर्कियोलॉजिकल साइट है। सो किसके अंडर आएगी? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ASI। एक हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक सर्वे ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में मिलेगा, सर्वे ऑफ इंडिया का देहरादून में मिलेगा, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि G20 मीटिंग की प्लानिंग चल रही है, कहाँ पे होने की? मेहरालू आर्कियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में, इसलिए ये न्यूज में रहा। और ये एक्चुअल में नियर बाय है किसके? कुतुब मीनार के, कुतुब मीनार के नियर वाला एरिया है, इसलिए ये आ गया अपना हेरिटेज साइट्स में। सो कुतुब मीनार जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हेरिटेज की बात हो ही गई है तो हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। सो ओवरऑल इंडिया में देखें तो 40 साइट्स आपको मिलेगी, जिसमें अभी 39th था, वो था रामप्पा टेम्पल था। जो लेटेस्ट है रामप्पा टेम्पल है, कहाँ का है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है। और जो 40th है वो है गुजरात का धोलावीरा। 32 प्लस 7 प्लस 1 यानी मिक्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट है इंडिया में। जो मिक्स है वो कौन सा है? कंचनजुंगा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते, तो ये है आज के क्विज की क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए। और इसी के साथ होता है हमारा सेशन खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।